लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला सिंगरौली के निर्देश के अनुक्रम में उत्कृष्ट विद्यालय देवसर के इस साधना स्थल पर आयोजित विकास खंड स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी के चयन समिति के अध्यक्ष माननीय प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय देवसर एवं चयन समिति में शिक्षाविद के रूप में उपस्थित माननीय प्राचार्य हाई स्कूल होगा श्री अंसारी जी, माननीय प्राचार्य हाई स्कूल सहुआर श्री दीनानाथ कोल जी एवं इस मंच पर उपस्थित शिक्षाविद, शिक्षक साथी, शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आज की शैक्षिक संगोष्ठी का विषय है राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य किसी भी देश की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित शिक्षार्थियों को समान रूप से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जिससे वे एक अच्छा इंसान बनकर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देकर भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बना सके। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रचलित भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। परिवर्तन संसार का नियम है। कहते हैं कि जब किसी देश में बड़े बदलाव की जरूरत हो तो वहां की शिक्षा नीति को बदल देना चाहिए। अतः स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक है। इस नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कैबिनेट में पास होने के पश्चात 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसके पूर्व 1968 एवं 1986 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। इस प्रकार एनईपी 2020, जिसे भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा गया, ये स्वतंत्र भारत की तीसरी एवं 21वीं सदी की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पूरे देश में, पूरे विश्व में इतना बड़ा नवाचार दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण, इतना बड़ा परामर्श, इतना बड़ा विचार विमर्श इससे पहले कभी नहीं किया। शिक्षा के विभिन्न स्तरों, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इन सभी शिक्षा क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन हुई। आइए सबसे पहले हम स्कूली शिक्षा में हुए व्यापक परिवर्तन एवं इन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो हम क्रियान्वयन करेंगे, उस क्रियान्वयन से हमें क्या समस्या आएगी, उसका हम समाधान कैसे करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर आइए चर्चा करते हैं। हम आपको बता दें, नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी जन जन को होनी चाहिए और इसीलिए आज हम ये शैक्षिक संगोष्ठी कर रहे हैं। शैक्षिक संगोष्ठी वेबिनार जब से 2020 से शिक्षा नीति बनी, तब से विभिन्न प्रदेशों में, हर जिलों में ये वेबिनार के माध्यम से कहीं ऑफलाइन कहीं ऑनलाइन ये शैक्षिक संगोष्ठियां हो रही हैं, ताकि जन जन यह जान जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना क्या है। अब विभिन्न स्तरों में क्या बदलाव हुए हैं, ये हमारे जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको भी जानकारी होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा में जो वर्तमान में स्ट्रक्चर चल रहा है, आपको मालूम होगा 10+2 का पाठ्यक्रम। 10+2 यानी 1 से 10 तक की शिक्षा और +2 यानी 11 और 12। इस पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया गया है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे कहा गया, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया, 5+3+3+4। और इसकी डेफिनेशन क्या है? केवल 5+3+3+4 कहने से काम नहीं होगा। हमें समझना होगा कि पहला जो 5 है वो क्या है, वो फाउंडेशनल स्टेज माना जाएगा। अरे भाई, पहली वाली जो शिक्षा थी, जिसको कि प्राथमिक शिक्षा, मिडिल शिक्षा, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, वो अब नाम नहीं होगा। अब क्या नाम होगा? पहला जो स्टेज होगा उसका नाम होगा फाउंडेशनल स्टेज। और उस फाउंडेशनल स्टेज में छात्र 3 वर्ष से 8 आयु वर्ग के होंगे। उस फाउंडेशनल स्टेज में विद्यालय का नाम क्या होगा? उस विद्यालय का नाम होगा आंगनवाड़ी बालवाड़ी। और उस आंगनवाड़ी बालवाड़ी केंद्र में
बच्चों के पढ़ने के लिए, मतलब उनको पढ़ाई किस तरीके की होगी, केवल खेल खेल में शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा। एनसीईआरटी ने कहा कि हम इनका अलग से पाठ्यक्रम बनाएंगे और उस पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, यानी ये बच्चे परीक्षा से पूरी तरह मुक्त होंगे। ये है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 और कक्षा 2 इस प्रकार की कक्षाएं होंगी। इसके पश्चात दूसरा जो स्टेज है 3 वर्ष का, जिसे हम प्रीपेटरी स्टेज कहते हैं। प्रीपेटरी स्टेज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक छात्र मातृभाषा में अध्ययन करेंगे, स्थानीय भाषा में अध्ययन करेंगे। कक्षा 3 तक सभी छात्रों को संख्या ज्ञान एवं बुनियादी साक्षरता का ज्ञान हो जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया। ये हमारी जो प्रीपेटरी स्टेज है, इसका प्रीपेयर क्यों प्रीपेटरी स्टेज कहा, क्योंकि स्कूल जाने की तैयारी यहां पर होगी। यहां पर छात्र क्या सीखेगा, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान। जब ये उसे हो जाएगा तब जाकर के छात्र पहुंचेगा कहां, अगले स्टेज, यानी जिसे मिडिल स्टेज कहा गया, जहां छात्र 6, 7, 8 यानी उम्र क्या होगी 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष के बच्चे 6वीं 7वीं 8वीं इस मिडिल स्टेज में पढ़ेंगे। वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो व्यापक परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की जाती है, जिसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना की जाती है, वह यही है मिडिल स्टेज। क्योंकि यहां पर व्यापक परिवर्तन हुआ है। क्या वह है, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। यानी कौशल विकास का मतलब ये हुआ कि 6वीं से ही बच्चों को अब व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इस व्यावसायिक शिक्षा मीन्स 6वीं के बच्चे कंप्यूटर कोडिंग, बागवानी, पेंटिंग, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, ये सब चीजें सीखेंगे। और चीन जैसे देशों की तर्ज पर अब ये छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर मोबाइल जैसी तकनीक सीख पाएंगे। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के दौरान बच्चे 10 दिवस, ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि 10 दिवस आपको बस्ता रहित पीरियड के लिए आना होगा। बस्ता रहित पीरियड भाई आज तक कभी नहीं हुआ। आप किसी दिन कार्यक्रम होता था तो बच्चे पूछते थे, सर जी कल बस्ता लेकर के आना है कि नहीं। अब जान ले, 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ने के दौरान 10 दिन बस्ता रहित पीरियड आना होगा। और क्या करना होगा, उस बस्ता रहित पीरियड में आपको स्थानीय उद्यमियों के यहाँ जाकर के, और ये जैसे बिजली का काम सीखना, नल का काम सीखना, कलाकारी का काम सीखना, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ये चीजें आपको सीखनी होगी। ये इसमें दिया हुआ है, ये बिल्कुल नया है भाई। इसी के कारण इसकी आलोचना भी होती है और इसका आगे नाम भी इसी में होता है। इसके बाद जो अगला हमारा स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, जिसको कि पहले हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी अलग अलग कहा जाता था, अब इसी को मिला करके सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। सेकेंडरी स्टेज में 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे होंगे जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सेकेंडरी स्टेज में क्या परिवर्तन किया गया है, ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि आप जो बैठे हुए हैं 9, 10, 11, 12 के ही छात्र हमें नजर आ रहे हैं। पहले जैसा अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। लो भाई आर्ट, कॉमर्स, साइंस क्या लेना है, ये सब खत्म हो गया। बच्चे परेशान रहते थे कि साइंस लें कि आर्ट लें, कॉमर्स लें, गणित लें, क्या लें, ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी उस समय कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। कक्षा 9वीं से ही छात्र विषय चयन करने के लिए स्वतंत्र होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया, गणित पढ़ने वाला छात्र आर्ट की विषय भी ले सकता है, कॉमर्स पढ़ने वाला छात्र संगीत भी सीख सकता है। संगीत भी एक विषय होगी भाई। आप इतिहास पढ़ते पढ़ते, गणित पढ़ते पढ़ते, रसायन शास्त्र के साथ साथ आप संगीत भी सीख सकती हैं। कुल मिलाकर के आपको अब विषयों का ग्रुप, विषयों का पूल बनाना होगा, अपने से बनाना होगा। जो जो विषय आपको मन इच्छा पड़ेगी वो विषय आप ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। आपकी रुचि फिजिक्स पढ़ने में नहीं है, बायोलॉजी पढ़ने में है तो आप बायोलॉजी ले लीजिए, संगीत पढ़ने में रुचि है तो संगीत ले लीजिए, और उधर इतिहास पढ़ने में रुचि है तो आप इतिहास ले लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये लचीलापन कहलाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरी तरह लचीलापन आ गया है भाई। लचीलापन एवं भारतीयता, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बहुत बड़ी विशेषता है। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा आपकी होती है भाई, 9वीं से 12वीं में वार्षिक परीक्षा पूरी तरह समाप्त।
वार्षिक परीक्षा नहीं होगी, अब इसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। सेमेस्टर सिस्टम मतलब हर 6 महीने की परीक्षा, हर 6 महीने बाद परीक्षा होगी। उससे फायदा क्या होगा, पढ़ने में आपको सरलता हो जाएगी, पाठ्यक्रम छोटा छोटा हो जाएगा, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत दिन तक याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई आज जुलाई में पढ़ रहे हैं, परीक्षा देंगे कब, मार्च में। नहीं, जुलाई में पढ़ रहे हैं तो परीक्षा 6 महीने बाद हो जाएगी। इस तरीके से बहुत लचीलापन काफी सरल कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात मूल्यांकन, मूल्यांकन में सबसे बड़ी बात है, आप ध्यान से सुनिए मूल्यांकन को। मूल्यांकन त्रिस्तरीय होगा। आपका मूल्यांकन केवल शिक्षक नहीं करेंगे, आपका मूल्यांकन आप भी करोगे, आपका मूल्यांकन आप भी करोगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि त्रिस्तरीय मूल्यांकन पद्धति होगी भाई, कि उसमें मूल्यांकन छात्र स्वयं करेंगे, अपना छात्र के सहपाठी भी करेंगे और छात्र के शिक्षक भी करेंगे, 3 लोग आपका मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद मूल्यांकन करने के बाद जो मार्कशीट दी जाती है, उस मार्कशीट उसका नाम नहीं होगा, उसका नाम होगा रिपोर्ट कार्ड। और उस रिपोर्ट कार्ड में केवल विषयों के अंक नहीं रहेंगे, विषयों के अंक के साथ साथ जीवन मूल्यों के सभी विषयों का वर्णन उसमें रहेगा। जितने जीवन मूल्य होते हैं, भाई आप पढ़ने में मजबूत नहीं हो लेकिन खेल तो अच्छा खेलते हो ना, वो भी रहेगा मार्कशीट में भाई कि आप खेल कितना अच्छा खेलते हो, उसमें कौन सी ग्रेड में हो आप। इस तरह से जीवन मूल्यों के जितने विषय हैं, जो भी आपको आता है वो सब उसमें रहेगा, ये होगा आपका रिपोर्ट कार्ड। इस तरीके से सेकेंडरी स्टेज में व्यापक परिवर्तन हुआ। अब ये तो सेकेंडरी स्टेज की बात हो गई। अब आप सेकेंडरी स्टेज में तैयार होकर के कहां जाओगे, उच्च शिक्षा में। अब हम बात उच्च शिक्षा की करते हैं। यद्यपि आपको उच्च शिक्षा का ज्यादा ज्ञान भले हो, लेकिन इतना तो ज्ञान होगा कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कितने वर्षों की होती है, 3 वर्ष की। अभी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 वर्ष की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा ग्रेजुएशन की डिग्री 3 वर्ष की नहीं होगी, वो 3 से 4 वर्ष की होगी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ यदि कोई छात्र 1 साल डिग्री करता है, डिग्री कोर्स 1 साल करता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। 1 साल यदि कोर्स करके चला गया किसी वजह से तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था। मार्कशीट फर्स्ट ईयर की मिल गई, उसका कोई अर्थ नहीं होता था। लेकिन अब क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष के बाद उसको डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद उसको डिग्री और 4 वर्ष के बाद उसको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा में सबसे व्यापक परिवर्तन हुआ है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, बहुत अद्भुत बात है भाई, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम। ये अंग्रेजी का शब्द है, आपको लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई छात्र फर्स्ट ईयर पढ़ता है और किसी कारणवश, कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, 1 साल ग्रेजुएशन किया, उसके बाद किसी कारण से आर्थिक, सामाजिक या किसी कारण से उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ा, और यदि 2 वर्ष के बाद पुनः पढ़ना चाहता है तो उसका प्रवेश फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, सेकेंड ईयर में होगा। अब अभी ये सिस्टम नहीं है। अभी यदि आप 1 साल पढ़ाई छोड़ ले, फिर से जाएंगे वहां करने, तो फिर से आपका एडमिशन कहां होगा, फर्स्ट ईयर में। लेकिन अब भाई सेकेंड ईयर में हो जाएगा, सेकेंड ईयर में छोड़ी हो तो थर्ड ईयर में हो जाएगा। ये शिक्षा नीति की बहुत बड़ी बात है जो स्वागत योग्य है। ये उच्च शिक्षा नीति में जो थोड़े थोड़े और परिवर्तन हुए हैं, मैं संक्षेप में बात करता हूं, क्योंकि मेन बात क्रियान्वयन की करना है। आज शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की बात करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। उधर एमफिल को समाप्त कर दिया जाए, ये भी अच्छी बात है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है, 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन, यानी सारे बच्चे हमारे जो हैं कहीं भी बिना पढ़े वाले नहीं, कि सबका स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तब तक 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% बच्चे नामांकित हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्ष्य रखा गया है। यह भी लक्ष्य रखा गया है कि जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, मतलब स्कूल छोड़ चुके हैं, ऐसे बच्चों को हम वापस लाएंगे। उनमें कमी होगी, मतलब बाहर जो है उनमें कमी होगी, अंदर आ जाएंगे। ये ड्रॉप आउट हुआ। दूसरी तरफ आप देखिए ई लर्निंग की बात कह लीजिए, ई लर्निंग को भी बढ़ावा इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, क्या वो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में देश की जीडीपी का 6% निवेश करने की बात की गई है। ये जीडीपी भाई आप ज्यादा नहीं समझोगे, लेकिन इतना समझ जाओ कि यदि 100 रुपया हमारे पास है तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में वो खर्च होता है कितना, केवल 3 रुपया या 4 रुपया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा हम 6 रुपया खर्च करेंगे, मतलब बहुत बड़ी बात है। जब बजट आएगा तभी तो संसाधन होंगे, तभी तो पढ़ाई होगी भाई, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये शिक्षा नीति की। अभी तो हमने नापी है थोड़ी सी मुट्ठी भर जमीन। अभी शुरू में हमने बताया था आपको, अभी तो नापी है हमने थोड़ी सी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है भाई।
पूरा आसमान बाकी है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5 सालों में बनी है। इसको बनाने में पूरे 5 वर्ष लगे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या कहा हमने कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी मुट्ठी भर के समान है। क्यों? क्योंकि इसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी नीति की क्रियाशीलता, किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। जब तक शिक्षा नीति का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं। भाई किताब में लिखा हुआ है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप परीक्षा में लिखेंगे नहीं तो क्या पास हो जाएंगे? ठीक उसी तरीके से शिक्षा नीति बन चुकी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन, और इसका क्रियान्वयन किसके हाथों में है अभी मैं बताने जा रहा हूं, आपके हाथों में। शिक्षा नीति का क्रियान्वयन आपके हाथों में। शिक्षा नीति का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, जिला शिक्षण संस्थान डाइट, राज्य शिक्षण संस्थान डीपीआई एवं एससीईआरटी, एनसीईआरटी, ये जितने भी निकाय हैं, इन सभी निकायों में योजना बनाने का कार्य होना है। इसलिए इन सभी निकायों में तालमेल और समन्वय करने की आवश्यकता है। मेरे दृष्टिकोण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का पहला आधार जन जागरण होना चाहिए। जन जागरण से मेरा तात्पर्य अभिभावकों का जन जागरण, क्योंकि स्कूली शिक्षा पूरी तरह, स्कूली शिक्षा में बच्चे किसके नियंत्रण रहते हैं? अभिभावकों के। अभिभावक जो कहेंगे वही भाई स्कूली बच्चे करेंगे। तो अभिभावकों का जन जागरण बहुत जरूरी है। अब जन जागरण क्यों जरूरी है? जैसे नई शिक्षा नीति में 3 वर्ष के बच्चे को स्कूल में भेजना, दूसरी तरफ आपको मातृभाषा में शिक्षा देना हो, तीसरी तरफ आपको व्यावसायिक शिक्षा यानी 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा देना हो, और चौथी बात क्या, सेकेंडरी स्टेज में विषयों के चयन की स्वतंत्रता। ये 4 ऐसी बातें हैं जो अभिभावकों को परेशान कर रही हैं। अभिभावक असमंजस में हैं कि कैसे हमारा 3 वर्ष का बच्चा जाएगा और कैसे उसको हम छोड़ेंगे और कैसे वो सुरक्षित रहेगा। दूसरी तरफ मातृभाषा में शिक्षा की बात, ये सारी ऐसी बातें हैं क्योंकि आज का अभिभावक समझता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ेगा तभी तो बनेगा। लेकिन अब यहां पर बात किसकी है? अब यहां मातृभाषा में शिक्षा देने की बात हो गई। तो अभिभावक असमंजस में पड़ गया कि ये कैसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई भाई। अब आप देख लीजिए, सन 1961 में दहेज एक्ट आया, दहेज एक्ट आया, लेकिन आज तक क्या दहेज एक्ट क्रियान्वित किया जा सका? नहीं किया सका। क्यों? क्योंकि समाज ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। आज भी दहेज चल रहा है भाई दोनों पक्षों में, लेना और देना। 61 का दहेज एक्ट आज भी क्रियान्वित नहीं है। कहने का मतलब ये कि कितनी भी अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जब तक समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा, जब तक अभिभावक स्वीकार नहीं करेगा, तो इसका क्रियान्वयन संभव नहीं। इसलिए इसके क्रियान्वयन का पहला आधार अभिभावकों का जन जागरण। अभिभावकों के जन जागरण के पश्चात दूसरा जो जन जागरण होना है वो है शिक्षकों का। शिक्षकों का जन जागरण जरूरी है, क्योंकि शिक्षक वह चिराग है, शिक्षक वह चिराग है जो स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। शिक्षक के इर्द गिर्द पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घूमती है। कक्षा में क्रियान्वयन करने की बात है। शिक्षा नीति किसके लिए है? शिक्षा नीति किसके लिए है? छात्र के। और छात्र को ट्रांसफर कौन करेगा? छात्र को कौन पढ़ाता है? शिक्षक। इसलिए शिक्षक का जन जागरण बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे 1 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ शिक्षक हमारे भारत में, इनका जन जागरण कैसे हो? तो मेरा मानना है, मेरा सुझाव है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए आपने एक शिक्षक का जन जागरण कर दिया तो अन्य शिक्षक का तो जन जागरण अपने आप हो ही गया। इस तरीके से शिक्षक का जन जागरण कर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर सकते हैं। क्रियान्वयन का जो तीसरा आधार है, तीसरा आधार वो लिया गया निजी स्कूल एवं उनका प्रबंधन। स्कूली शिक्षा में निजी स्कूल की जो भागीदारी है वो भागीदारी 44%। तो हमें निजी स्कूल के जो संचालक हैं उनका भी मानस परिवर्तन, जन जागरण करने की आवश्यकता है। ये तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु क्या है? चौथा बिंदु क्रियान्वयन का। देखो भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्रियान्वयन, क्योंकि आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन है। बात तो तीसरा आधार है। तीसरा आधार हमने बताया स्कूली संचालक। अब इसके बाद अगला क्या है? उच्च शिक्षा के जो विषय विशेषज्ञ हैं, उच्च शिक्षा यानी कॉलेज के जो विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर होती है, उनका जन जागरण करना अनिवार्य है। उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल बातें जानकारी होनी चाहिए और यह भी उनको जानकारी होनी चाहिए कि ये राष्ट्रीय शिक्षा की नीतियां कितनी प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि वही पाठ्यक्रम बनाते हैं। आपके लिए पाठ्यक्रम बनाने का काम, किताब बनाने का काम कौन करता है? एनसीईआरटी।
और एनसीईआरटी में पाठ्यक्रम बनाने कौन जाता है? उच्च शिक्षा के विषय विशेषज्ञ यानी प्रोफेसर जाते हैं। इसलिए उन प्रोफेसर का जन जागरण बहुत जरूरी है। जब तक उनका हम जन जागरण नहीं करेंगे तब तक वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम नहीं बनाते। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है वो है शिक्षा के जो विभिन्न निकाय हैं। जैसा कि हमने भी बताया, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, डीपीआई, डाइट, उच्च शिक्षण संस्थान और हमारा विद्यालय, इनमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं, जो अधिकारी कार्य करते हैं, उनको भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये वे निकाय हैं जहां पर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए योजना बनाने का कार्य होता है। इनमें जन जागरण बहुत जरूरी है। इस प्रकार से जन जागरण की ये 5 बिंदु हमने आपको बताया। लेकिन केवल जन जागरण कर देने मात्र से शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं हो जाएगा भाई। ये पहला कदम है क्रियान्वयन का। इसके बाद जो अगला कदम है वो कदम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे आपका स्कूली शिक्षा का पहला स्टेज कहाँ से शुरू हो रहा है? कहाँ से शुरू हो रहा है? आंगनवाड़ी बालक। भारत में वर्तमान में 10 लाख आंगनवाड़ियाँ हैं जहाँ प्रतिदिन 5 करोड़ बच्चे पढ़ने जाती हैं। लेकिन उनकी स्थिति आप देखिए, आज की डेट में उनकी स्थिति अत्यंत बदहाल है। आप भी आंगनवाड़ी देखे होंगे, आंगनवाड़ियों की स्थिति को आप देखिए, अत्यंत बदहाल है। लेकिन उन्हें बंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें और अधिक सशक्त और सक्रिय बनाने की जरूरत है। आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे 3 से 8 वर्ष वाले, उनको क्या चाहिए? उनको उत्तम पौष्टिक भोजन चाहिए, उनको खेलने का उपकरण चाहिए भाई। तो हमें क्या करना है? हमें उसको सशक्त बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के खेल के उपकरण, अच्छा पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना है। साथ ही साथ एनसीईआरटी के मानक के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक और वहाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले से कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी एनसीईआरटी के द्वारा बढ़िया प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से यदि बढ़िया क्वालिटी का बच्चे भोजन वहाँ करेंगे, अच्छा खेलेंगे, तो उनकी कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ मानसिक विकास के साथ मन से जुड़ जाएंगी और इस प्रकार से उनका अच्छा मानसिक विकास होगा और फिर स्कूली अवस्था में वो अच्छी चीज़ सीख पाए। इसके अलावा अब आप देखिए, जो हमारी प्रीपेटरी स्टेज है, मतलब प्रीपेटरी स्टेज जहाँ मातृभाषा में पढ़ाई होना। मातृभाषा में पढ़ाई यानी अब आप देखिए, मातृभाषा में पढ़ाई होने के लिए भाई किताब न चाहिए। पाठ्यक्रम तो एनसीईआरटी बना देगी, लेकिन जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बनाएगी तो क्या वो असम के लिए उपयुक्त होगा? वहाँ तो असमिया चलती है, क्षेत्रीय भाषा। तो असमिया में लिखने के लिए असम क्षेत्र में रहने वाले जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनका काम है। तो भाई उनका चयन करने की जरूरत है कि कौन असम की भाषा, असम जो भाषा है, ये कौन अच्छा जानता है, कौन अच्छा किताब लिख सकता है। किताब एनसीईआरटी लिखेगी, लेकिन उसका असम में लिखना, असम में जो लिखा जाएगा वो असम के विषय विशेषज्ञ, इसलिए उनका चयन करने की जरूरत है। साथ ही उन क्षेत्रों में उस विषय क्षेत्रीय भाषा के जो जानकार हैं, उन्हीं को शिक्षक भी वहाँ पर बनाया जाए, तभी हम उस पाठ्यक्रम को बढ़ावा भी सकते हैं। अब बात आती है व्यावसायिक शिक्षा की। व्यावसायिक शिक्षा को किस तरीके से एनसीईआरटी ने कहा कार्यान्वित करने के लिए? उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि भाई बालक हमारा 10 दिन बस्ता रहित पीरियड में आएगा। बस्ता रहित पीरियड में आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरा सुझाव कि बहुत सारी चीज़ें तो विद्यालय में करा दी जाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो विद्यालय में नहीं हो सकती। उनके लिए हमें क्या करना होगा? स्थानीय जो वर्कशॉप, जो दुकान है, वहाँ हो सकता है आपको जाना पड़े। तो हमें जो वर्कशॉप के मैनेजर हैं उनसे बात करनी होगी कि हमारे छात्र जब आएंगे तो उन्हें, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना होगा। उन्हें आपको चीज़ों को सिखाना होगा कि पंखा भाई कैसे बनाती है, ये चीज़ आपको सिखाना होगा, नल कैसे फिट करती है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए। लेकिन ये है तो बहुत चुनौती का कार्य कि वो दुकान वाला आपको सिखा देगा, लेकिन यदि शासन का अच्छा सहयोग मिला तो शिक्षक इस कार्य को भी अंजाम दे पाए। ये बात हो गई किसकी? मिडिल स्टेज की, व्यावसायिक शिक्षा को संचालित करने की। इसके बाद बात आती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में क्या चुनौती आएगी, कैसे हम कार्यान्वित करेंगे? सेकेंडरी स्टेज में हमने कहा कि भाई अब छात्र आर्ट नहीं लेगा, साइंस नहीं लेगा, अब एक एक विषय का चुनाव करेगा। तो जब आर्ट और साइंस लेना था तब तो लगता था कि क्या ले ले, आर्ट ले कि साइंस ले, अरे वो साइंस ले रहा इसलिए मैं भी साइंस लूंगा, ये धारणा रहती थी। अब क्या होगा? अब तो एक एक विषय, यानी विषय का पूरा 5 विषय चुनना है। अब कैसे चुनना है भाई? आर्ट के साथ आप साइंस वाले विषय और संगीत भी ले सकते हैं। तो इसका समाधान कैसे होगा? मेरे दृष्टिकोण से इसके समाधान के लिए हर विद्यालय में एक प्रशिक्षित काउंसलर होना चाहिए, जो प्रत्येक छात्र की काउंसलिंग करते हुए उसकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार उसे विषय चयन करने में मदद करे, ताकि छात्र के अंदर जो गुण है वही वाला गुण आगे बढ़े, वही वाली विषय वो आगे पढ़े। ये मेरा इस तरीके का सुझाव सेकेंडरी स्टेज की।
वहाँ पर उच्च शिक्षा में आप जाएं, उच्च शिक्षा में लागू कर दिया मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट, 1 साल पढ़ेगा, इसके बाद 3 साल बाद आएगा, तभी उसका एडमिशन तो हो जाएगा। लेकिन डाटा तो रखना पड़ेगा ना, फर्स्ट ईयर का डाटा रखना पड़ेगा, तभी तो हम उसको सेकेंड ईयर में पुनः एडमिशन 3 साल बाद दे पाएंगे। तो इसके लिए इंटरनेट सिस्टम वहाँ मजबूत होना चाहिए, उच्च शिक्षा में इंटरनेट सिस्टम मजबूत होना चाहिए। इस तरीके से इसके क्रियान्वयन के ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ज़्यादा हम समय न लेते हुए अभी थोड़ा ड्रॉप आउट पर चर्चा करेंगे और नामांकन पर। आप धैर्य बना रखिए, बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स ले लीजिए, क्योंकि अभी 15 मिनट अभी चलेगा, है ना। क्रियान्वयन का ये जो बिंदु चल रहा है, क्रियान्वयन ही मेन है आज का क्रियान्वयन। अब यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण क्या है, जो नामांकन, जो ड्रॉप आउट, देश की सामाजिक ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा कहाँ है, जो सुदूर क्षेत्र है। APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, APJ अब्दुल कलाम के बारे में आपको मालूम होगा, उसने कहा था कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी हो सकता है। आप क्लास में बैठते हो, देखते हो कि जो अच्छा लड़का है वो आगे बैठता है, थोड़ा सा पीछे कौन बैठता है, जो कमजोर होती है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि देश का सबसे अच्छा दिमाग कहाँ हो सकता है, कहाँ, आखिरी बेंच। कहने का मतलब सुदूर क्षेत्र, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां भी ऐसा बच्चा हो सकता है भाई जो कलेक्टर बन सकता है। तो उसको भी भाई वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो दिल्ली वाले को मिल रही है। तो इसके लिए क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? ई लर्निंग को बढ़ावा देने की बात। क्या? ई लर्निंग, ई प्लेटफॉर्म, दीक्षा जैसा प्लेटफॉर्म जो चल रहा है, प्रभा जैसा प्लेटफॉर्म जो चल रहा है, इसको और अधिक सशक्त, और अधिक प्रभावी, और अधिक सार्वभौमिक बनाने की जरूरत है। इसकी पहुंच सुदूर क्षेत्रों तक होनी चाहिए, ये शासन व्यवस्था करेगी। इसके अलावा जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, जैसा कि मैडम ने बताया, बिल्कुल सही बताया, कि समितियां बनाकर सबसे पहले हम उनका चिन्हांकन कर लें। चिन्हांकन करने के बाद स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनके सहयोग से उन बच्चों के अभिभावकों से हम मिलें और मिल करके उनको प्रेरित करें कि शिक्षा कितना अनिवार्य है, कितना महत्वपूर्ण है, और उनसे फिर से शिक्षा की मुख्य धारा में। ये जो GDP का 6% बजट है, इस बजट का उपयोग करने कहाँ हम करेंगे? इस विद्यालय के वातावरण को आनंददायी, जॉयफुल, लर्निंगफुल बनाने का प्रयास करें। क्लास की, विद्यालय का हर क्लास क्या होना चाहिए? स्मार्ट। क्योंकि आप क्या पसंद करते हो? डिजिटल दुनिया। मोबाइल किसको पसंद नहीं है? मोबाइल किसको पसंद नहीं है? 3 साल के बच्चे से लेकर के, समझ में, सबको पसंद है। यदि हमारा हर क्लास ही डिजिटल हो जाए, वहीं पर वो सारी सुविधाएं मिल जाए जिसमें आपको मजा आता है, तो क्या आप क्लास छोड़ोगे? कभी नहीं छोड़ोगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा कि भाई ऐसा हो जाना चाहिए। क्या?